मैं डॉक्टर नरेंद्र झा आज अपने डिग्री 3 ऑनर्स के स्टूडेंट से 7वें पेपर के पहले यूनिट के तीसरे टॉपिक पर, जो कि फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, बात करने आया हूँ अपने छात्रों से। और आज की क्लास में इस क्रांति के कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। (1848) के वर्ष में यूरोप के अलग अलग हिस्सों में राजतंत्र के खिलाफ गणतांत्रिक क्रांतियां हुई। सिसिली में, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में और ऑस्ट्रियन एम्पायर में। इसमें फ्रांस की जो 1848 की क्रांति थी वो सबसे महत्वपूर्ण क्रांति थी। फ्रांस वैसे भी यूरोप के इतिहास में काफ़ी लंबे समय से बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता था। और 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी, हम लोगों ने उस पर बात की थी। और फिर 1830 में क्रांति हुई थी फ्रांस में। 1789 के बाद 1830 में भी एक क्रांति हुई थी। और उसी 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो परिस्थितियां बनी, उसने 1848 की क्रांति को वहां पर पैदा किया। अब ये परिस्थितियां क्या थी, इसके बारे में हम लोग को बात करनी है। फ्रांस में 1830 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद लुई फिलिप, जो ऑर्लियंस डायनेस्टी का था, ऑर्लियंस घराने से संबंध रखता था, वो 1830 की क्रांति के बाद उसको फ्रांस की गद्दी पर बिठाया गया। 1830 की जो क्रांति हुई थी, उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था वहाँ पर जो निरंकुश राजतंत्र था, जो फिर कायम हो गया था 1789 की क्रांति के बाद। नेपोलियन बोनापार्ट के आने के साथ फिर एक निरंकुशता का युग शुरू हो गया था। और फिर बोर्बा घराना जब वापस आया तो उसका जो एक राजा था चार्ल्स दशम, उसने फ्रांस में फिर निरंकुश शासन की शुरुआत कर दी थी। उसके शासन के खिलाफ ये विद्रोह हुआ, क्रांति हुई। और क्रांतिकारियों में से कुछ लोगों ने वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया 1830 में, पर यह संभव नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया ये प्रयास। और आखिरकार वहाँ पर फिर से राजतंत्र की स्थापना कर दी गई और लुई फिलिप वहाँ का नया राजा बना। वो जनता की इच्छा से, फ्रांस की जनता की इच्छा से गद्दी पर बैठा। और वो समझता था, लुई फिलिप जो था वो बोर्बा घराने से ही संबंधित एक दूसरा घराना था, रिलेटेड एक परिवार था, उससे संबंधित था। तो लुई फिलिप गद्दी पर बैठा। वो समझदार आदमी था और जब गद्दी पर बैठा तो उसकी आयु 56-57 वर्ष थी 1830 में। वह यह अनुभव करता था कि पुरातन व्यवस्था को कायम रखने की चेष्टा एकदम बेकार है। वो जानता था कि फ्रांस का लोकमत राजा के दैवीय अधिकार का जो सिद्धांत है उसका प्रबल विरोधी हो गया है। अतः वह स्वयं उदार तथा लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के आधार पर शासन का इरादा रखता था। और उसका आचरण भी कुछ वैसा ही था, बहुत सामान्य ढंग से रहता था और लोगों से मिलता था। तो 1830 में लुई फिलिप के शासन की शुरुआत हो गई। अभी हम लोगों ने बात की, बहुत शूट, समझदार, वेल मीनिंग आदमी था वो। और उसने फ्रेंचाइज को बढ़ाया, मताधिकार जो था उसका विस्तार किया गया। और प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशंस जो थे, जो संपत्ति के जो अधिकार के आधार पर जो वोट देने का अधिकार होता था, तो प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशंस जो थे उसको कम किया गया और वोटर्स के नंबर को डबल किया गया। लेकिन इसके बाद वो और ज़्यादा परिवर्तन के पक्ष में नहीं था। और उसकी जो नीति थी, लुई फिलिप की जो नीति थी, वो था गोल्डन मीन। बहुत ज़्यादा एरिस्टोक्रेटिक भी नहीं, बहुत ज़्यादा अभिजात्यवादी भी नहीं, बहुत ज़्यादा प्रजातांत्रिक भी नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच में मध्य, मॉडरेट नीति का पालन करता था।
और अपने टेम्परामेंटली भी वो अपना जो उसका जो नेचर था उसके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा परिवर्तनों का हिमायती नहीं था। और आखिरकार उसकी जो नीति थी उसकी वजह से उसका डाउनफॉल हो गया। पर शुरुआत से ही लुई फिलिप के सामने कुछ कठिनाइयाँ थी। गद्दी पर बैठा उसी वक्त से उसके सामने कुछ कठिनाइयाँ थी। देश के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो उसका विरोधी था। सिंहासन के लिए उसका वैधानिक अधिकार कमजोर था, क्योंकि उसका निर्वाचन जनता द्वारा न होकर प्रतिनिधि सभा के सदस्यों द्वारा हुआ था, जिनको राजा चुनने का अधिकार नहीं था। अच्छा, फिर प्रतिनिधि सभा में भी कोई बहुत ज़्यादा समर्थन उसको नहीं मिला था। बहुत कम अल्पमत से वो गद्दी मिली थी उसको, और उसके कुछ विरोधी थे। तीन विरोधी का हम लोग नाम ले सकते हैं। पहला जो विरोधियों का वर्ग था वो था लेजिटिमिस्ट्स का, न्यायत्तावादी। मतलब ये ऐसे लोग थे जो फ्रांस की गद्दी पर जो बोरमा घराना था, जिस घराने का लुई 16वां था, जिस घराने का लुई 18वां था, जिस घराने का चार्ल्स 10th था, जो घराना बहुत लंबे समय से फ्रांस पर शासन करता आ रहा था, वो मानते थे कि फ्रांस की गद्दी पर उसी घराने का जो दावा है वो सही दावा है, बाकी किसी को इस गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। तो ऑर्लियंस डायनेस्टी का अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर गद्दी पर बैठता है तो वो यूजरपर है, उसने गद्दी जबरदस्ती छीन ली है। तो वो एक नाराज था वो वर्ग। दूसरा वर्ग था बोनापार्टिस्ट लोगों का। आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम लोग आगे पढ़ाएंगे, आपसे बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो ये बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी कि फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद भी उसने जो फ्रांस के लिए जो प्रतिष्ठा अर्जित की थी, तो उसके बहुत बड़े समर्थकों का एक दल फ्रांस में मौजूद था उसके पतन के बाद, उसके मृत्यु के बाद भी। और वो लोग चाहते थे कि फिर फ्रांस नेपोलियन बोनापार्ट के समय की जो प्रतिष्ठा थी उस प्रतिष्ठा को फिर हासिल करे, और किसी ऐसे राजा को जिसकी विदेश नीति बहुत टिमिड थी, बड़ी कमज़ोर थी, ढीली ढाली थी, वो उसको पसंद नहीं करते थे। तो वो बोनापार्टिस्ट का जो ग्रुप था वो भी नाराज़ था। अच्छा, तीसरा जो ग्रुप था जो उसके खिलाफ था वो था रिपब्लिकन लोगों का, गणतंत्रवादियों का। क्योंकि गणतंत्रवादियों को हमेशा ये लग रहा था कि 1830 में उनका जो प्रयास था वो असफल हो गया और उनकी जीत होते होते रह गई। उन्होंने 1830 में फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना का प्रयास किया था, तो उनको लगा कि आखिरी क्षणों में उनसे जो उनका जो प्राइज था वो उनसे छीन लिया गया। तो एक वो वर्ग भी नाराज था। तो देश के अंदर तीन महत्वपूर्ण जो वर्ग थे, लेजिटिमिस्ट्स लोग, न्यायतावादी लोग जो थे वो, बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट के जो समर्थक थे वो, और फिर से जो रिपब्लिकन एलिमेंट के लोग थे, गणतंत्रवादी लोग थे, वो नाराज थे। ये तीन नाराज थे। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट लोग जो थे वहाँ पर, सिर्फ उनका समर्थन लुई फिलिप के पास था। तो नतीजे में लुई फिलिप के लिए मजबूरी हो गई कि वो इस ग्रुप के साथ अपने को आइडेंटिफाई करे, और उसी की जो उसकी जो आकांक्षाएं हैं, इस ग्रुप की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करे। ये जो ग्रुप था, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट्स का जो ग्रुप था या संविधानवादियों का जो ग्रुप था, वो बेसिकली इसके जो सदस्य थे वो मिड क्लास से आते थे, जैसे बैंकर्स हुए, मैन्युफैक्चरर्स हुए, मर्चेंट्स हुए। तो ऐसे लोग थे जो इस ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट करते थे। अब चूंकि राजा उन पर डिपेंडेंट था, तो नतीजे में ऑर्लियंस जो मोनार्की थी, जो राजघराना था, वो एक मिड क्लास मोनार्की बन के रह गया, जो कि लिमिटेड फ्रेंचाइज पर, बहुत सीमित मताधिकार पर मध्य वर्ग के हितों को साधने का एक माध्यम बन गया, जिसकी वजह से फ्रांस के अंदर जो दूसरी जो पार्टियां थी वो उससे थोड़ी रुष्ट हो गई लुई फिलिप से। अच्छा, उसके अलावा लुई फिलिप के खिलाफ एक नई और
शक्ति उभर कर आई, और ये शक्ति जो थी वो थी समाजवादियों की, समाजवाद की जो शक्ति थी वो। फ्रांस में औद्योगिकीकरण का काम हो रहा था, तो लेबर से भी मशीनरी आ गई थी वहाँ पर। तो इसका नतीजा हुआ कि जो आर्टिजन्स का जो वेजेस थी, उनका जो इनकम था वो घटने लगा, और बहुत से आर्टिजन्स जो थे वो बेरोजगार हो गए। तो एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस देश के अंदर पैदा हो गया, और फिर मज़दूरों के इस तकलीफ़ को बयान करने वाले बहुत सारे थिंकर्स आ गए, बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स आ गए, जिन्होंने मज़दूरों की जो मांग थी, मजदूरी बढ़ाने की मांग, या बेहतर काम करने की सुविधा की मांग, वो करने वाले लोग आ गए। जैसे लुई ब्लां था, सेंट साइमन था, चार्ल्स फोरियर थे, ऐसे लोग थे। उन्होंने देश की लोगों के सामने समाजवाद के सिद्धांतों को सामने पेश करके शासन की त्रुटियों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना शुरू किया, और उन लोगों की इच्छा थी कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो, जिससे सभी को अपना तथा अपने परिवार का पेट भरने के लिए पर्याप्त कार्य मिल सके। इन जो थिंकर्स थे, जो एक्टिविस्ट थे, उसमें लुई ब्लां सबसे महत्वपूर्ण था, और उसकी जो किताब थी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर, उसने सोशलिस्ट मूवमेंट को एक डेफिनिट प्रोग्राम दिया। लुई ब्लां एडवोकेट करता था प्राइवेट कैपिटलिस्ट वर्ग का, वो चाहता था कि उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, और उसने कहा कि लोगों को काम करने का अधिकार है, राइट टू वर्क की बात उसने कही कि हर आदमी को काम करने का अधिकार है, और राज्य का ये कर्तव्य है कि हर व्यक्ति को वो ऐसा काम दे। राज्य को ये इंश्योर करना है कि हर व्यक्ति को काम मिले। तो समाजवादियों के प्रभाव के फलस्वरूप जो मजदूर वर्ग और पूंजीपतियों के वर्ग में जो एक विरोधाभास और संघर्ष की शुरुआत हुई, तो राजा जो था वो कैपिटलिस्ट वर्ग की तरफ था, और उस वजह से फ्रांस के अंदर जो वर्किंग पॉपुलेशन था, जो मजदूरों का जो वर्ग था, वो नाराज़ हो गया। तो सोशलिस्ट लोग जो थे वो भी रिपब्लिकन लोगों के साथ जुट गए अपने आंदोलन का विस्तार करने में, और उन लोगों ने भी फ्रेंचाइज के मताधिकार के विस्तार की मांग करनी शुरू की। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लुई फिलिप के शासन का जो आधार था वो कमज़ोर था। देश के अंदर बहुत से पावरफुल फोर्सेस लुई के शासन के खिलाफ थे, और वो चाहते थे कि फ्रांस में एक गणतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की जाए। लुई फिलिप ने एक प्रयास किया, ऐसा नहीं था कि उसने कोई प्रयास नहीं किया कि ऐसे लोगों को भी खुश किया जाए। इसी क्रम में बोनापार्टिस्ट लोगों को खुश करने के लिए उसने अपने बेटे को सेंट हेलेना भेजा, और नेपोलियन के अवशेषों को पेरिस मंगवाकर बोर्बो राजा की समाधियों के पास उसकी एक भव्य समाधि बनवाई। गणतंत्रवादियों को खुश करने के लिए, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने क्रांति के तिरंगे झंडे को फिर से स्थापित किया, पुनर्प्रतिष्ठित किया। क्रांतिकारी मनोवृत्ति के लोगों को खुश करने के हेतु वर्साई के राजमहल को क्रांतिकालीन प्रमुख घटनाओं के चित्रों से सजाया और उसे जनता के देखने के लिए खोल दिया। कट्टर राजतंत्रवादियों को खुश करने के लिए उच्च मध्य वर्ग के लोगों का शासन स्थापित करवाया, जिसने सभी प्रकार के प्रतिबंधों को उठा दिया। तो उसने प्रयास किया, ऐसा नहीं था कि उसने कोई प्रयास नहीं किया। जो उसके जो विरोधी पक्ष के लोग थे वो समर्थन उसको दें, लेकिन उसके शासन के खिलाफ लगातार विद्रोह के प्रयास होते रहे। 1834 में लेजिटिमिस्ट लोगों ने उसके शासन के खिलाफ विद्रोह किया, फिर से रिपब्लिकन लोगों ने भी विद्रोह किया, लेकिन उस सारे विद्रोहों को दबा दिया गया। 1835-40 के बीच में लुई नेपोलियन ने भी उपद्रव करके राजमुकुट छीनने का असामयिक प्रयास किया। बहुत बार राजा और उसके परिवार के लोगों की हत्या करने के भी प्रयास किए गए। तो लुई फिलिप को लगातार कठिनाइयों से जूझना पड़ा।
तो ये दिक्कत थी उसके साथ। लुई फिलिप की जो नीति थी, सॉलिड कंजर्वेटिज्म की जो नीति थी, तो उसके चलते कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लगे। और वहाँ पर जो संसद थी, चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज में जो दो गुट थे, जो प्रमुख व्यक्ति थे, थियर्स और गीजो, वो राइवल्स बन गए, उनके दो गुट बन गए। और बारी बारी से उन लोगों ने वहाँ के जो प्रधानमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का जो पद था, उसको ऑक्यूपाई किया। और इनके बीच में जो मुख्य मसला उभर कर आया वो था फ्रेंचाइज, वोट देने का अधिकार के एक्सटेंशन का। थियर्स उदारवादी विचारधारा का समर्थक था और चाहता था कि फ्रेंचाइज को बढ़ाया जाए। गीजो की नीति जो थी वो बहुत ही अनयील्डिंग नीति थी, वो बहुत कंजर्वेटिव टेम्परामेंट का आदमी था और वो ऐसे किसी भी एफर्ट का विरोधी था। तो कुल मिलाकर 1848 की क्रांति हुई तो एक कारण था। ये सारे कारणों ने एक भूमिका भाई कि लुई फिलिप का शासन जो था, उसकी जो सरकार थी वो बेहद अनपॉपुलर थी। उसका जो आधार था, सोशल बेसिस था, वो बहुत ही नैरो सोशल बेसिस था। ये मिडिल क्लास के इंटरेस्ट से इसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया, समाज के दूसरे वर्गों को नेग्लेक्ट उसने किया। ये बोर्जुआ मोनार्की थी जिसको रिपब्लिकन लोग भी उतना ही नापसंद करते थे, उतना ही हेट करते थे जितना कि सोशलिस्ट लोग थे। रिपब्लिकन लोगों का कहना यह था कि सरकार अनडेमोक्रेटिक है और सोशलिस्ट लोग का कहना था कि यह सरकार पूंजीवादी है, कैपिटलिस्टिक है। मिड क्लास के लोग भी जो थे उसमें भी कुछ रिफॉर्मर्स थे, उसमें भी कुछ सुधार के समर्थक थे जो चाहते थे कि पीसफुल तरीके से फ्रेंचाइज को बढ़ाया जाए। लेकिन राजा और उसका जो मंत्री था गीजो, वो ऐसे किसी भी परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। और धीरे धीरे ये जो लुई फिलिप के खिलाफ एक वातावरण जो था, वो वातावरण पैदा होने लगा। ये जो लुई के खिलाफ जो लोगों की नाराज़गी थी, वो उसकी विदेश नीति के फलस्वरूप और ज़्यादा बढ़ गई, जिसको लोगों ने बहुत ही इनग्लोरियस फॉरेन पॉलिसी के रूप में देखा। ये हमेशा कॉन्सिलिएशन की नीति पर चलता था, कॉन्सेशन की नीति पर चलता था। और उसकी जो विदेश नीति थी वो लगता था कि वो इंग्लैंड का सब्जर्विएंट पावर है, इंग्लैंड का कोई सबऑर्डिनेट पावर है और इंग्लैंड को किसी भी परिस्थिति में नाखुश करने के लिए वो तैयार नहीं था। लुई फिलिप तैयार नहीं था। अब फ्रांस के लोगों को नेपोलियन बोनापार्ट के ज़माने के समय में जो फ्रांस ने ग्लोरी हासिल की थी वो उनको याद आ रहा था। वो लोग भूल गए थे कि नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी फाइनली, और फिर फ्रांस पर विदेशी सेनाओं ने लंबे बड़े इलाके पर आगे बढ़ के वो लोग पहुंच गए थे। तो नेपोलियन बोनापार्ट के शासनकाल की जो कठिनाइयां थी उसको लोग धीरे धीरे भूलने लगे थे, और उसके शासन में फ्रांस की जो प्रतिष्ठा थी और यूरोप के जो दूसरे देश फ्रांस से डरते थे, वो फिर फ्रांस को वैसी स्थिति में वापस देखना चाहते थे। तो लुई फिलिप की जो नीति थी उससे वहाँ के लोग जो थे वो बेहद नाराज़ हो गए थे। और एक लेमेटाइन ने कहा था कि लुई फिलिप का पतन इसलिए हुआ क्योंकि फ्रांस के लोग जो थे वो बोर हो गए थे, मतलब दे वर बोर्ड विद लुई फिलिप्स पॉलिसीज। तो इस वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुई। क्रांति का जो तात्कालिक कारण था, इमीडिएट कॉज था, वो था कि राजा स्टेडीली लगातार एक्सटेंशन को बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहा था, और इस काम में उसका समर्थन अभी तुरंत हम लोगों ने बात की थी गीजो कर रहा था। फ्रांस की जनता का वास्ट मेजॉरिटी जो था उसके पास फ्रेंचाइज का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि बहुत प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशंस बहुत हाई थे, और गीजो जो था वो लगातार इस बात का विरोध कर रहा था कि फ्रेंचाइज को बढ़ाया जाए। अभी पहले लेक्चर में इतना।
फिर हम दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे।